नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी को घेरते ही रहते हैं। हम सब देखते आए हैं, अभी पिछले इन चुनावों में खासकर लगातार हम देख रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना की बात वो कर रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव में भी इसी बात को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने मोदी पर ऐसा वार किया है जिससे बीजेपी चारों खाने चित्त हो सकती है। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना और भारत माता की जय के नारे की इन दोनों को जोड़ दिया है। जिन भारत माता के नाम पर बीजेपी राष्ट्रवाद का खेल खेलती आई है, उसे उम्मीद नहीं थी कि उस खेल में उसे राहुल गांधी से ऐसी बुरी मात मिलेगी। राहुल गांधी ने नेहरू जी की तरह आज लोगों को बताया कि भारत माता असल में कौन है। राजस्थान के बूंदी में जनसभा में अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि हम सब भारत माता की जय लगाते हैं, मैं भी लगाता हूं, आप भी लगाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगाते हैं, लेकिन भारत माता है कौन? राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत माता आप हो, किसान हैं, मजदूर हैं। और इसके आगे राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी आते हैं और कहते हैं कि भारत माता की जय, और दूसरी तरफ अडानी का काम करते हैं। मैं तो कहता हूं कि कास्ट सेंसस करा दीजिए, भारत माता की जय तब शुरू होगी। यानी आज की तारीख में आप जो कह रहे हैं ये सच नहीं है। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं बूंदी में, राजस्थान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए। बिल्कुल नेहरू जी की तरह यहां सवाल कर रहे हैं कि भारत माता की जय आखिर भारत माता है कौन? सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी जी भारत माता की जय कहते हैं, उनको अदानी जी की जय कहनी चाहिए। काम तो उनका करते हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, 24 घंटा नरेंद्र मोदी टीवी पे दिखता है ना? दिखता है ना? भैया टीवी किसानों का है क्या? टीवी मजदूरों का है क्या? टीवी गरीबों का है क्या? दलितों का, आदिवासियों का, किसका है? अदानी का है। तो सीधी सी बात है, 14 लाख करोड़ उधर माफ होते हैं, इधर 24 घंटा उसका चेहरा दिखता है। नहीं, आप खुशी से ताली बजा रहे हो, अच्छी बात है। खुशी से ताली बजा रहे हो, अच्छी बात है, मगर नुकसान तो आपका हो रहा है ना। 14 लाख करोड़ आपका ही तो पैसा गया, जीएसटी में आपका ही तो पैसा गया, आपकी तो कैनाल नहीं बनी ना। तो बिल्कुल साफ बात है, नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जाति जनगणना नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी नहीं कर सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी अदानी के लिए काम करता है। जाति जनगणना राहुल गांधी कर सकता है, कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो कौन जाति आधारित जनगणना करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता है, यहां कह रहे हैं राहुल गांधी। और सीधा बहुत गंभीर तरह से और बहुत एग्रेसिव मोड पे राहुल गांधी यहां नरेंद्र मोदी पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते जाति जनगणना, लेकिन ये काम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर सकता है। तो राहुल गांधी एक तरफ कास्ट सेंसस और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने आज चुनाव प्रचार में फिल्म और क्रिकेट दोनों का जिक्र किया। प्रियंका गांधी ने आज वर्ल्ड कप फाइनल के मौके पर, आप जान रहे हैं कि इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारे बहुत सारे साथी, उनकी नजरें, उनकी निगाहें उधर टिकी हुई हैं जहां 240 रन पर भारत की टीम ऑल आउट हो गई 50 ओवर में, और उसके बाद अब 3 विकेट गिर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। सबकी निगाहों में यही है कि अब तीसरी बार भी भारत यानी कि वर्ल्ड कप का हैट्रिक बना ले। अगर यह संभव हो जाता है तो बहुत खुशी की बात होगी। और उसी स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आज वर्ल्ड कप फाइनल के मौके पर अपनी दादी को भी याद किया कि उन्होंने इंडिया की पहली जीत अपनी दादी के साथ ही देखी थी, यानी कि इंदिरा गांधी के साथ देखी थी। और यह भी प्रियंका गांधी ने कहा कि आज उनका जन्मदिन है और इंडिया फिर से वर्ल्ड कप जीतेगा। तो पहले वर्ल्ड कप से लेकर तीसरे वर्ल्ड कप तक ये संयोग देखिए कि उस समय इंदिरा गांधी के साथ इन्होंने वर्ल्ड कप देखा था, और आज जब वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो रहा है तो आज इंदिरा जी की जयंती है, जन्मदिन है।
आज तेलंगाना में प्रियंका गांधी ने बीजेपी की बी टीमों का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ओवैसी बीआरएस का समर्थन करते हैं, केंद्र में दिल्ली में बीआरएस बीजेपी का समर्थन करता है, तीनों के बीच अच्छी मिलीभगत है। आप बीजेपी को वोट देते हैं, इसका मतलब है कि आप बीआरएस को वोट दे रहे हैं। आप एआईएमआईएम को वोट देते हैं, इसका मतलब है कि आप बीआरएस को जिताने के लिए मतदान कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने राजनीतिक भाषण के बीच फिल्मी तड़का लगाते हुए ऑस्कर अवार्ड और एस राजामौली की फिल्म RRR यानी RRR के गाने का जिक्र करते हुए भी कहा कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम एक साथ नाटू नाटू कर रहे हैं। सुना होगा आपने गाना, ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित नाटू नाटू। क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी, जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी। मुझे याद है 1983 में जब इंडिया जीता था, उस समय इंदिरा जी थी और इतनी खुश थी, पूरी टीम को अपने घर बुलाया चाय के लिए। आज उनका जन्मदिन है, पक्का आज हम फिर से जीतेंगे। तो सुना दोस्तों, उधर राहुल गांधी, इधर प्रियंका गांधी अपने अपने अनूठे अंदाज में जहां बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी चुनावों में हिंसा को लेकर भी घिर गई है। जी हां, हिंसा की बात अगर कर रहा हूं तो मध्य प्रदेश की हिंसा आपको याद होगी। मध्य प्रदेश में मतदान के दिन ही बीजेपी पर कांग्रेस नेता की जान लेने का आरोप लगा है और इस मामले में दिग्विजय सिंह ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की आज सुबह। कल दिग्विजय सिंह छतरपुर में, आप जानते हैं कि वहां एक वारदात 17 तारीख को एक घटना घटती है और उसके बाद सलमान नाम के पूर्व पार्षद की जान ले ली जाती है और उसके बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं होती है। इस पर दिग्विजय सिंह 24 घंटे से थाने के सामने, खजुराहो में थाने के सामने धरनारत रहे और वहां जब वो मौजूद थे तो उन्होंने हमसे बातचीत की। आइए, हिंसा को लेकर पूछे गए इंटरव्यू 25 मिनट का लगभग है, आप देख सकते हैं हमारे ही चैनल पे। लेकिन उसके अलावा एक छोटा सा अंश आपके सामने रखना चाहता हूं, जो साथी देखना चाहें बाद में ज़रूर देख सकते हैं। और यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर मध्य प्रदेश जैसे शांत एरिया में, शांत राज्य में अगर हिंसा भड़क उठे तो क्या माना जाए, ये बड़ा सवाल है। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, सुनिए। बात यह है राजीव जी कि पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा एक काडर तैयार किया है जो सारे अवैधानिक धंधों में लगा हुआ है, चाहे अवैध रेत खनन हो, चाहे शराब हो, चाहे सट्टा हो, चाहे थाना और तहसील की दलाली हो या पंचायत की दलाली हो। इन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं और आज यही कारण है कि वो लोग जो इस काले धंधे में रहे, अनैतिक धंधों में रहे, वो कई उसमें से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। और जो यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ का गरीबी इलाका है, गरीब लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं, उनको पैसा देकर, शराब पिलाकर वो ले लेंगे। ये राजनगर विधानसभा का भी यही हश्र रहा है। यहाँ के जो भाजपा के उम्मीदवार हैं श्री अरविंद पटेरिया, ये BD शर्मा जी जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष हैं जी, उनके खास शिष्य हैं, रहने वाले यूपी के हैं, यहाँ आके छतरपुर में बस गए हैं। और ये छतरपुर में इन्हें छतरपुर का मुख्यमंत्री के रूप में कहा जाता था। कौन सा अवैधानिक धंधा है जो ये ना करते हो? और उसी तरीके से ये पूरे तो सुन रहे थे आप यहां दिग्विजय सिंह को। और खासकर मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान हिंसा में एक कांग्रेस नेता की जान चली जाती है और उसके बाद यहां धरना पर और रात को ठंड में वहीं रात गुजारनी पड़ी दिग्विजय सिंह को। उनकी तस्वीर काफी वायरल हुई है और
छत के नीचे नहीं बल्कि आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे सोते हुए दिखाई दिए थे दिग्विजय सिंह। सुबह सुबह उनसे बात हुई थी और उस बात का एक छोटा सा अंश आप तक हम रख रहे थे, अलग अलग मुद्दों पर, ईवीएम की चोरी से लेकर सरकार की चोरी तक, और उसके अलावा हिंसा और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, इन तमाम मसलों पर बेबाक टिप्पणी इनकी रही है। आज के इस इंटरव्यू में आप देख सकते हैं, इंटरव्यू अपलोडेड है हमारे चैनल पे। तो मध्य प्रदेश में तो दोस्तों चुनाव हो चुके हैं, लेकिन क्या तेलंगाना और राजस्थान में भी बीजेपी कांग्रेस के आगे कमजोर पड़ेगी? इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा यह करेंगे कि क्या राहुल गांधी ने दोहरे ढंग से बीजेपी को घेर लिया है, ये भी समझेंगे। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। जो लोग मैच देख रहे हैं वो भी जुड़े रहिए, मैच भी देखिए, इधर भी चर्चा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैच आज खत्म होना है और कल से तो सिर्फ हमारी चैनल और हमारे इस कार्यक्रम को आप लोग देखेंगे और कल से हम आपके बीच रहेंगे राजस्थान से सीधे। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिर चुके हैं 63 रन पे, ये भी बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे। और 11वां ओवर चल रहा है। देखिए, 240 बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि एक छोटे आंकड़े में भी आप जीत हासिल कर लेते हैं। ऐसे भी जीत तो भारत की ही होनी है, यही कहा जा रहा है, यही माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ, क्या दूसरी तरफ जीतेगा इंडिया वाली बात भी हम सुनेंगे क्या? प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आज यहां पर एआईसीसी के दफ्तर में बड़े से टेलीविजन पर, बड़ा, और वहां सब मैच देख रहे हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ नेता सब मैच देख रहे हैं और कह रहे हैं जीतेगा इंडिया। अजीब जी, जीतना ही है इंडिया को, तो जीता है। देखिए, इस समय क्रिकेट, वैसे मैं ज्योतिषी नहीं हूं लेकिन बता रहा हूं, एक नॉन ज्योतिषी की तरह बता रहा हूं। इस समय मैच के ऊपर राहु केतु की भी वक्र दृष्टि है और मोहम्मद शमी और विराट कोहली भी मेहनत कर रहे हैं। तो ये देखते हैं कि राहु केतु की दृष्टि सफल होती है, क्योंकि राहु केतु हैं, उनकी दृष्टि है। अभी आप बोल रहे थे आप ज्योतिषी नहीं है, अभी आप बोल रहे थे, लेकिन आप बात वही कर रहे हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाइए, मजेदार तथ्य आप रख रहे हैं। राहु केतु की वक्र दृष्टि, मैनेजमेंट की। और अब ये भी बता दीजिए कि उस चौघड़िए में कौन कहां बैठा हुआ है और किसकी दृष्टि किस पे पड़ रही है, ये भी बता दीजिए, तो फिर मजा आ जाए। ये गुजरात की तरफ से राहु केतु की वक्र दृष्टि है। देखिए राजीव जी, 2-4 घटनाएं और घटी हैं, आप देखिएगा। ओम प्रकाश राजभर ने एक स्टेटमेंट दिया है। देखिए ये जो किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने खुलेआम स्टेटमेंट दिया है, चुनाव संपन्न होना दीजिए, अगर सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, बहन जी एक साथ आएंगी तो मैं भी गठबंधन में शामिल हो सकता हूं। ये स्थिति है। ओम प्रकाश राजभर जो कि चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते थे, आज के तारीख में वो भी बीजेपी छोड़ने वाले हैं। और देखिए, मैंने जो राहु केतु की दृष्टि की बात की, कपिल देव जो हमारे 1983 में भारत के विश्व कप के सूत्रधार थे, उनको इस मैच में आमंत्रित नहीं किया गया। और क्यों आमंत्रित नहीं किया गया, उसका भी कारण आपको पता होगा। उसका कारण यह है क्योंकि जब ये लड़कियां पदक विजेता दिल्ली के अंदर आंदोलनरत थी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, कपिल देव ने उन बेटियों के साथ सहानुभूति जताई थी, इसलिए कपिल देव को नहीं बुलाया गया। अब आप सोचिए, ये है बिल्कुल एक प्रकार की, जिसे कहते हैं ना, चरमोत्कर्ष निकृष्टता का। मतलब जिस व्यक्ति ने 1983 में, और आपको याद होगा 1983 का, कपिल देव ने कैसी पारी खेली थी, हिंदुस्तान हार रहा था, और कपिल देव ने एक ऐसी पारी खेली थी जो पूरे विश्व के क्रिकेट के इतिहास में एक मापदंड है। उस कपिल देव को नहीं बुलाया गया। देखिए, एक तरफ हम चंद्रयान लेके जा रहे हैं और दूसरी तरफ पहाड़ों में पहाड़ धंस रहे हैं, खान धंस रही है। 6-7 दिन हो गए हैं, मजदूर अंदर फंसे हुए हैं
और उनको बाहर नहीं निकाला जा सका है। बाहर से मशीनें बुलाई जा रही हैं और मजदूरों के परिवार बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकालने में हम लोग सक्षम नहीं है। राहुल गांधी यही बात कर रहे हैं आज की तारीख में। एक तरफ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पूंजीपति, उसमें जय शाह भी बैठे हैं वहां पर, क्रिकेट के मैच को देख रहे हैं, और माननीय मोदी जी भी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं। लेकिन मोहम्मद शमी ने जो पहला विकेट लिया, और उससे हमें आशा बन रही है कि जिस प्रकार से राहु केतु की दृष्टि है, वैसे ही गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि। मैं ज्योतिषी नहीं, मैं मैनेजमेंट साइंस की तरफ से बोल रहा हूं, एज ए मैनेजमेंट टीचर बोल रहा हूं। तो ये मुझे लगता है कि राहु केतु जीतेंगे या बृहस्पति जी की विजय होगी। लेकिन क्योंकि हम लोगों की सहानुभूति है, जो देशभक्त लोग हैं, हमारी सहानुभूति है, और मोहम्मद शमी अपनी जान लड़ा देगा। और जो विराट कोहली है, उसने जो कर सकते थे, बाकी क्रिकेट खिलाड़ियों ने जो किया, लेकिन क्योंकि वहां पे ऐसे व्यक्ति भी बैठे हैं जो सबसे ज्यादा फेंकते हैं, सबसे ज्यादा तेज फेंक सकते हैं, तो उनके तेज फेंकने की वजह से हमारे बॉलर्स को भी शायद प्रोत्साहन मिले और वो और तेज फेंके, मोहम्मद शमी और तेज फेंके, जिससे ऑस्ट्रेलिया के जो पैर है वो उखड़ जाएं। और मुझे ऐसा लगता है कहीं यशस्वी प्रधानमंत्री या जय शाह खुद क्रिकेट मैदान में बॉलिंग करने ना उतर जाएं। अगर वो उतर गए तब तो ऑस्ट्रेलिया हार ही जाएगा, क्योंकि फेंकने में विश्व में सबसे बड़े अगर कोई योद्धा हैं तो भारतवर्ष में है, मौजूद पूरे विश्व में उनका कोई सानी नहीं है। राजीव जी, फेंकने की बात हो रही है साथ साथ, लेकिन बात हम ये भी कर रहे हैं कि क्रिकेट के मैदान में क्या कुछ चल रहा है और उसके साथ साथ इधर सियासी मैदान में क्या कुछ चल रहा है। सियासी मैदान से भी क्रिकेट की बात हो रही थी, फिल्मों की बात हो रही थी, सियासी मैदान से भारत माता कौन है इसकी बात भी हो रही थी, और सियासी मैदान में हिंसा की जो बात हो रही है वो भी उजागर किए जा रहे हैं। तो बहुत कुछ है सियासी मैदान में, लेकिन इन सब के बीच आखिरी बाजी किसके हाथ लगती है? क्या जीतेगा इंडिया? बात भारत टीम की हो रही है आजकल। वह थोड़ा बोलने में भी अटपटा लगता है, क्योंकि टीम इंडिया कहने की आदत हो गई। अब कहते हैं लोग कि नहीं, भारत टीम बोलिए, भारत टीम, या भारतीय टीम भी नहीं, भारत टीम बोलिए, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। हम लोगों ने हिंदी वैसी पढ़ी नहीं थी जैसी पढ़ाई जा रही है, लेकिन फिर भी समझने की जरूरत यहां यह है कि सियासी मैदान में चल क्या रहा है। राहुल गांधी इतने एग्रेसिव नोट पर आज क्यों भाषण दे रहे थे? प्रोफेसर रविकांत जी, इतना ज्यादा करता है जाता है क्यों कहने लगे? आज इतने गुस्से में क्यों थे राहुल गांधी? बहुत दिनों बाद उनको गुस्से में देखा। नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की भाषा उस दिन से हुई है जिस दिन नरेंद्र मोदी ने उनको मूर्खों का सरदार कहा। अब मुझे लगता है कि वो ठीक है, जरूरी है। जिनकी खुद जुबान इतनी गंदी हो, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उस आदमी का सम्मान नहीं किया जा सकता। और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हैं। आज का जो भाषण है, दोनों ही बूंदी का और दौसा का, मुझे लगता है ये अविस्मरणीय भाषण है। लंबे समय तक इसको रेखांकित किया जाएगा और इसका विश्लेषण किया जाएगा। आज बहुत मुद्दे की बात की राहुल गांधी ने कि जो हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं वो भारत माता है कौन? राजीव जी, 1920 के दशक में नेहरू जी जिस गांव में पहुंचे और गांव के लोगों ने जब भारत माता की जय का नारा लगाया तो उन्होंने पूछा कि कौन है भारत माता, और खुद बताया उन्होंने कि इस देश के करोड़ों लोग, 35 करोड़ लोग थे उस समय, वो सब भारत माता है। और उनकी जय होना, उनका उत्थान होना, उनकी आजादी ही भारत माता की जय है। राहुल गांधी ने इसके आगे का आज विश्लेषण किया कि कौन है भारत माता। इस देश के ओबीसी, इस देश के दलित, इस देश के आदिवासी, करोड़ों जो लोग हैं, गरीब, वंचित, वो भारत माता है। और उनकी जय होना, उनका उत्थान होना, ये असली भारत माता की जय है। लेकिन नरेंद्र मोदी भारत माता की जय का नारा लगाते हैं और फायदा किसको पहुंचाते हैं? अडानी को। उत्थान किसका हो रहा है? दुनिया का 2 नंबरी अरबपति कौन होता है? अडानी होते हैं। लेकिन गरीबों, कोरोना काल में क्या किया उन्होंने? पकड़ा दी टार्च और ताली थाली और कहा बजाइए, संक्रमण करने का पूरा इंतजाम कर दिया। लाशें गंगा में तैर रही थी लेकिन वो टेलीविजन पर नहीं दिख रही थी। और अभी भी जो अभी प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे
कि वो मजदूर फंसे हुए हैं लेकिन टेलीविजन पर नहीं है, क्योंकि टेलीविजन तो अडानी साहब का है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और उन अडानी साहब का उन जैसे 25-30 अरबपतियों का जो 14.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया है, वही मोदी जी का चेहरा दिन रात वहां टेलीविजन पर दिखाते हैं और उनके लिए काम करते हैं। जीएसटी के जरिए बहुत सारी बातें, लेकिन आज इंदिरा गांधी की जयंती है, मैं थोड़ा सा उनको भी स्मरण करना चाहता हूं। जब राहुल गांधी सोशल जस्टिस पर बात कर रहे हैं, बार बार ओबीसी, दलित, आदिवासी की बात कर रहे हैं, मुझे इंदिरा गांधी याद आ रही, और वो इंदिरा गांधी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के बल्कि समूचे भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं नेहरू जी को छोड़ करके सबसे ज्यादा जिन्होंने अंबेडकर के लिए काम किया, ये अछूता प्रश्न है। और इसीलिए कल मैंने अमलेंदु जी से कहा था कि मैं संडे को आना चाहता हूं। जी। इसकी चर्चा किसी ने नहीं की कि वो इंदिरा गांधी, मैं एक शब्द पर पहले माफी मांगते हुए अपनी चर्चा रखना चाहता हूं। जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई थी, तमाम ग्रामीण इलाकों में जो सामंती प्रवृत्ति के लोग थे वो कहते थे कि राण का शासन है। मैं शब्द के लिए माफी मांगता हूं पहले से। इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा था कि ये डॉक्टर अंबेडकर की देन है कि मैं आज प्रधानमंत्री हूं, वरना इस देश का जो समाज है वो तो एक स्त्री को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। योगदान क्या है इंदिरा गांधी का? इंदिरा गांधी वो है जिन्होंने पार्लियामेंट में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की, इसको कोई नहीं कह रहा है। और जो बाबा साहब अंबेडकर की 16 मांगे थी राजीव जी, 16 मांगों में प्रीवी पर्स को समाप्त करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, दलितों वंचितों को जमीनें देना, पट्टे देना, राशन के ठेके देना, ऐसे ही जो 16 मांगे थी उसमें से 12 मांगों को इंदिरा गांधी ने एक्सेप्ट किया और लागू किया। यह था इंदिरा गांधी का डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के सपना, उनका पूरा करना। इसलिए आज की दिन, आज की तारीख प्रियंका जी ने तो याद किया, राहुल गांधी को भी इन मुद्दों को उठाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी वो है, इंदिरा गांधी वो है जिन्होंने इस देश के दलितों के, आदिवासी और ओबीसी के सपनों को पूरा करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की मांगों को लागू किया। और यह सबसे बड़ा योगदान मैं समझता हूं। जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, वो ये भूल जाते हैं कि पार्लियामेंट में जो प्रतिमा लगाने का काम था वो इंदिरा गांधी ने किया। और वजीफे शुरू किए, दलितों पिछड़ों बच्चों के स्कूल जो शुरू किए। आज राहुल गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात कर रहे हैं, वो किन बच्चों के लिए? गरीब बच्चों के लिए। बच्चे गरीब कहां हैं? वही आदिवासी समाज के हैं, गरीब जनरल कास्ट के हैं, गरीब ओबीसी हैं, उनके आर्थिक उत्थान के लिए। और जब उनकी आर्थिक उत्थान होगा, उन्नति होगी, वही असली भारत माता की जय के नारे का सार्थकता होगी, जो आज राहुल गांधी ने कहा। जी बिल्कुल, भारत माता, असली भारत माता की जयकारा। आखिर इसके बारे में राहुल गांधी जो बात कह रहे थे उसके क्या मायने निकाले जाएं? प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। एक जबरदस्त यहां पर दोनों देखिए, एक तरफ प्रियंका गांधी तेलंगाना में और तीनों पार्टियों पर हमलावर, और इधर राहुल गांधी सीधा नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे थे। और सियासत में और चुनाव के वक्त ऐसे हमले तो होते ही रहते हैं, लेकिन आज कुछ अलग अंदाज में। क्या मायने निकाले जाएं इसके? नहीं, वो तो मायने रविकांत जी ने कहा, वो एकदम दुरुस्त बात है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने उनको मूर्खों का सरदार कहा, बिना नाम लिए कहा हालांकि, लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ था, इस तरीके की गलीज भाषा का क्या और उत्तर हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा राजीव जी, आमतौर पर मैं एकदम किसी भी राजनेता का खुला समर्थन करने से बचता हूं बतौर पत्रकार, लेकिन मैं राहुल गांधी की इस बात पे सहमत हूं। और मेरा भी ये मानना है कि नरेंद्र मोदी कभी भी जातिवार जनगणना नहीं करा सकते, हिम्मत नहीं है उनकी। क्यों हिम्मत नहीं है वो मैं बताता हूं। जो सामंती समाज है, जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे प्रोफेसर रविकांत, जो सामंती समाज है, जो सामाजिक यथास्थिति में यकीन रखने वाले लोग हैं, जो आज भी जिनके घरों में
टूटी घुंडी के प्याले होते हैं एक खास वर्ग के लिए, आज भी जिनके घरों में 2 दरवाजे हैं लोगों के आने जाने के, वो समाज सबसे प्रबल और सबसे बड़ा समर्थक है नरेंद्र मोदी का, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया के बाहर की दुनिया हो। आज भी जो लोग गांव में कुएं में पानी नहीं भरने देते हैं सबको, जो घोड़ी चढ़ने पर मारते हैं, जो मूछें रखने पर हत्याएं करते हैं दलितों की, आप कोई सर्वे करा लीजिए, वो सारे लोग नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं और वो प्रबल समर्थक हैं। और जिस दिन नरेंद्र मोदी जातिवाद जनगणना के लिए हामी भरेंगे, ये सारे लोग नरेंद्र मोदी के विरोधी हो जाएंगे। इसमें वो भी शोर मचाने वाले एक खास मीडिया के एंकर भी हैं, और वो सब हिंदू अपर कास्ट या सवर्ण जाति के, केवल सवर्ण नहीं है, वो मुखर रूप से सामंती व्यवस्था के विचारों से प्रभावित हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी। लेकिन भारत जिस स्थिति में है आज, जिन डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे थे भी, वो ऐसी स्थिति है राजीव जी कि अब इससे आप नकार नहीं सकते। अब वो तमाम समाज जिसको वंचित समाज कहा जा रहा है, जो हाशिए का समाज है, जिसको सैकड़ों हजारों साल तक हाशिए पर रखा गया, आज उनके लोग पढ़ लिख कर बुद्धिजीवी है, आगे आ गए, अपनी बात रखने के लिए सक्षम है, उनको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है अब। और वो एक नया विमर्श समाज में पैदा हो चुका है, और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वो प्रमुख मुद्दा बनेगा। और पहली बार, मतलब राहुल गांधी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी ने और पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी के नेता ने सामाजिक न्याय को प्रमुख मुद्दा बना दिया अपनी पार्टी का। जातिवाद जनगणना आवश्यक चीज है, जिसकी बहुत बार जो है विवेचना हो चुकी है कि वो एक्सरे है, वो एमआरआई है, वो समाज को दिखाएगा कि बीमारी कहाँ है और तभी उसका इलाज होगा। लेकिन इस मांग को अभी तक वो पार्टियां उठा रही थी जो क्षेत्रीय दल थे, जिनको मंडल के बाद बनी हुई पार्टियां या मंडल के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो पार्टियां उभरी और सत्ता में आई, वो पार्टियां ही इसको उठा रही थी। राष्ट्रीय पार्टियां इससे किनारा करती थी, इंक्लूडिंग कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां, तमाम सारी और पार्टियां। राहुल गांधी पहले ऐसे नेता है जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के जिन्होंने इसको मुद्दा बनाया है जी। और ये समय की मांग है। इसमें ये वोट की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं इस वक्त में कि कितना परसेंट किसका वोट है, कितनी सीटें हैं। ये समाज की जरूरत है, जो भारत के संविधान का प्रियम्बल है, जो आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक आज़ादी की गारंटी देता है। उसकी जरूरत है कि समाज की जातिवार जनगणना हो, मालूम तो चले कि कितना कौन है और कहाँ बैठा हुआ है। आज आप देख लीजिए कि मीडिया में, चाहे वो गोदी मीडिया हो या कोई और मीडिया हो, कौन लोग बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए कि सचिव स्तर के अधिकारी राहुल गांधी कई बार बताते हैं कि 90 में से 3 हैं। आप विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को देख लीजिए, आप प्रोफेसरों को देख लीजिए, आरक्षण लागू होने के बावजूद जी इतना गोलमाल है। तो इसलिए ये मुद्दा देश हित में, भारत के संविधान को लागू करने के हित में ये सेंट्रल मुद्दा होना चाहिए। और ये बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी जो कहा है वो 100% सच है। नरेंद्र मोदी के अंदर ये हिम्मत नहीं है, ये राजनीतिक हिम्मत उनके अंदर नहीं है कि वो इसको लागू कर सके, बल्कि इसका विरोध कर रहे हैं, ये जानते हुए कि इससे राजनीतिक रूप से उनको नुकसान होगा, बावजूद उसके वो विरोध कर रहे हैं।
आप कमिटमेंट देखिए किसी एक कॉज के प्रति, वो कमिटमेंट इसीलिए आ रहा है जिसकी चर्चा मैंने की कि कौन लोग हैं जो इनका समर्थन करते हैं। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, कौन लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहां यही है कि इतने एग्रेसिव नोट पे राहुल गांधी का भाषण, और क्या वो उस आत्मविश्वास को आगे बढ़ा रहा है जो वो कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं हम राजस्थान में और तमाम 5 राज्यों के चुनाव हम ही जीत रहे हैं। प्रेम कुमार जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, इस अंदाज में राहुल गांधी को बहुत दिनों बाद, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद आज पहली बार देख रहा हूं, इसलिए ये सवाल आप लोगों के बीच रख रहा हूं कि ये क्या कहता है, क्या कहलाएगा? क्या यहां से पूरी जो राजनीति, जो सियासत, उसमें भी चुनाव, वो जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं उसी अंदाज में, उसी हिसाब से उसका रिजल्ट आते हुए देख रहे हैं? ये है या कुछ और मुद्दा है जिसके बारे में यहां पर प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सामाजिक न्याय को, घर घर की जो जरूरतें हैं उसको ला करके इन्होंने खड़ा कर दिया है। गरीबी बेरोजगारी की बात तो होती रहती थी, लेकिन उसके साथ साथ अब ये इस बात को कि यहां से ही समाज में समरसता की बात आएगी, यहां से ही समाज में उत्थान की बात आएगी, यहां से ही समाज में बराबरी, और उसके बाद जो गरीबी रेखा में 80 करोड़ लोग हैं वो इससे बाहर निकलेंगे। क्योंकि कह रहे हैं राहुल गांधी कि भारत माता की जय, आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी क्या कह रहे हैं, ये इस बात को भी वो कहते हैं अडानी की जय। इस नोट पे राहुल गांधी का आना, इसको कैसे देखते हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। जी राजीव जी, राहुल गांधी एक राजनेता के रूप में अपने आप को दर्शा रहे हैं, और राजनेता का मतलब निश्चित रूप से लोगों को जागरूक करना हर स्तर पर राजनीतिक रूप से तो होता ही है, तो मुद्दों को सीधे जनता को समझाते हुए दिख रहे हैं, और यही चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रही है। हम बात इंडिया से ही शुरू करना चाहते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन बनता है, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत हो जाते हैं, फिर वापस उस पर आना पड़ता है। तो ये जो है इंडिया का मतलब जब राहुल गांधी ने रखा था अपने अंदर भी, संगठन के भीतर, तो उन्होंने बताया था कि हम जो वॉइस हैं, वास्तव में इंडिया का वॉइस हम ही हैं। जो रेस्ट ऑफ इंडिया है सत्ताधारी दल को छोड़ करके, उन सबका रिप्रेजेंटेशन, उन सबका वोट्स भी ज्यादा है, वो ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया में भी है, ज्यादा डेमोग्राफी में भी ज्यादा है। तो इस हिसाब से रियल वॉइस हम ही हैं, हम इकट्ठा हुए हैं, और ये सरकार तो अडानी और पूंजीपतियों की है। यही से बात उन्होंने, एक तरह से हम मानते हैं कि यहाँ से एक शुरुआत हो, यहाँ के बाद का ये दूसरा चरण बोल लीजिए। तो आज इंडिया की जीत की जब हम बात करते हैं, भाई आज क्रिकेट का दिन है, तो निश्चित रूप से इंदिरा गांधी की जयंती भी है, और प्रियंका गांधी ने रिलेट भी किया है और कि कैसे 1983 का वर्ल्ड कप जीता गया था, और अभी हमें ध्यान भी दिलाया प्रोफेसर निखिल जी ने कि कैसे कपिल देव तक को भी इस सेरेमनी से दूर रखा गया है, और किस तरीके से राहु केतु मौजूद है, वगैरह वगैरह। तो इसके बीच में देखिए, सियासत के मैदान में भी इंडिया ही है, और क्रिकेट के मैदान में भी इंडिया ही है। और इंडिया का मतलब कोई इंडिया टीम समझ ले, कोई इंडिया गठबंधन समझ ले, कोई देश समझ ले, लेकिन वास्तव में इंडिया का मतलब वही है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते हैं। ये देश की पूरी में रहने वाले लोग, उन लोगों को का पालन करने वाली तमाम चीजें, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो किसान जो अन्न उपजाता हो, कोई भी चीज जो इंसान के लिए जरूरी हो, वो सब इंडिया है। जीवित और अजीवित सब लोगों के लिए जो है वो इंडिया है। इंडिया का मतलब सिर्फ धरती नहीं है, इंडिया का मतलब सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंसान भी नहीं, धरती, इंसान, इन सबको जीवित रहने के लिए भी, यहाँ हमारे साथ रहने वाले जीव जंतु भी इंडिया है, क्योंकि या तो हम उन पर निर्भर है या वो हम पर निर्भर है। ये इंडिया है, चाहे राजनीति में लीजिए, खेल में लीजिए, टीम में लीजिए, किसी भी रूप में लीजिए, यह इंडिया का मतलब यही है। तो राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि जनसंख्या, जातीय जनगणना नरेंद्र मोदी जी नहीं करा सकते,
तो इसका मतलब है वो बता रहे हैं कि इंडिया के बारे में इनकी समझ गलत है। ये आम लोगों को, देश की जनता को इंडिया समझते ही नहीं है। इसीलिए ये ओबीसी की ये ओबीसी की जनगणना बता सकते हैं दूसरी जातियों की, और अपने आप को जब ये सवाल आता है तो कहते हैं कि हम गरीब हैं, और गरीब अमीर ही जाति होती है, गरीब की जाति होती है, यानी इस चीज को दरकिनार करते हैं। तो इंडिया से ही जुड़ा हुआ है ये जातीय जनगणना का सवाल। वो बता रहे हैं राहुल गांधी की जातीय जनगणना, दरअसल जो लोग इंडिया को मानेंगे वही जातीय जनगणना करा सकते हैं, और इंडिया को अगर कोई मानता है तो वो हम हैं, और नहीं मानता है, अडानी को जो मानता है वो राहुल गांधी है, वो नरेंद्र मोदी है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अब इसमें जो बात आती है कि भारत माता की जय, भारत माता की जय में भी इंडिया की जय ही वाला भाव है। यहां भी वही बात है जो हम अभी एक्सप्लेन कर चुके, लगभग वही बात है कि आप अडानी की जय कहने वाले भारत माता की जय कैसे कहेंगे। यहां भी इंडिया से ही आप मतलब लीजिए, इंडिया भारत माता हमारे बोलने के इसमें है, इंडिया माता हम नहीं बोलते, लेकिन मतलब वही है। फिर आप मुद्दों में देखिए कि लगा चुके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब जगह चुनाव हो चुके हैं, और फीडबैक निश्चित रूप से राहुल गांधी की जुबान पर दिख रही है कि फीडबैक क्या है। वो फीडबैक इनको जन समर्थन का है। वो फीडबैक राजस्थान की धरती पर भी जब अशोक गहलोत, सचिन पायलट, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभा कर रहे हैं, तो जो जन सैलाब है वो बता रहा है कि फीडबैक क्या है और क्या होने वाला है। इसके बावजूद कि जो दूसरे लोग हैं, अलग अलग तरीके से प्री पोल और तमाम चीजें सब हो रही हैं, मीडिया कुछ दिखा रहा है, लेकिन जनता से जिसका संवाद है वो ठीक ठीक समझ रहा है कि हो क्या रहा है। यही कारण है कि जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब राहुल गांधी बोलते हैं और नरेंद्र मोदी जी चुप रहते हैं, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा अब चुप रहने से खत्म नहीं होगा। अब जो तोमर नामा भ्रष्टाचार है, तोमर नुमा भ्रष्टाचार बोलिए, तोमर वाला भ्रष्टाचार बोलिए, ये इस भ्रष्टाचार पर अपने आप उंगलियां उठ जाती हैं, इसकी ओर लोगों का ध्यान चला जाता है, जैसे ही नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिलेक्टिव ढंग से विपक्ष के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अब जनता को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जगाने की जरूरत नहीं रही। जनता स्वयं उनकी करनी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की करनी से, जो इंडिया विरोधी है, इंडिया विरोधी का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के विरोधी हैं और कुछ लोगों की सरकार है, तो उन समझ में आता है कि ये भ्रष्टाचार का जब ये नारा देते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के मुंह से भ्रष्टाचार का क्या मतलब है और राहुल गांधी के मुंह से भ्रष्टाचार का क्या मतलब है। राहुल गांधी के मुंह से वो भ्रष्टाचार है जो 14 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किए गए, एनपीए माफ किए गए, बट्टे खाते में डाल दिए गए, वो भ्रष्टाचार है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की नजर में वो भ्रष्टाचार नहीं है। किसी भी बीजेपी नेता से पूछिए, बल तुरंत इकोनॉमी का शास्त्र पढ़ाने लग जाएंगे, कहेंगे कि ये भ्रष्टाचार नहीं है। कोई भी अर्थशास्त्र ऐसा नहीं होता कि जन उद्योगपतियों का कर्जा जो है एनपीओ हो चुका उसको माफ करिए और नया नया लोन दीजिए उसको, उसके बाद उसका नाम मत बताइए कि किसका हम कर्जा माफ किए, ताकि लोन देने में दिक्कत ना आए और आम जनता को छोटे छोटे लोन के लिए इतना प्रताड़ित कीजिए कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। तो ये भ्रष्टाचार के मायने बदल गए हैं और वो सीधे तौर पर जनता को एड्रेस करते दिख रहे हैं राहुल गांधी। यही बदल रहा है पानी, भारतीय राजनीति का पानी बदल रहा है। जी, बहुत बड़ी बात, भारतीय राजनीति का पानी बदल रहा है। मौसम बदल रहा है, इसकी चर्चा हम करते थे, अब पानी बदल रहा है, इसकी चर्चा भी करेंगे। और प्रेम कुमार जी बहुत सही और सही दिशा में ये पूरा का पूरा जो विश्लेषण है और उसमें ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी इतने एग्रेसिव नोट पे, उनका जो पूरा भाषण अगर सुने आज, दोनों भाषण, और उसमें सीधा हमला नरेंद्र मोदी पे, क्यों आखिर, इस पर हमारे तीन नहीं बल्कि 4 साथी अपने अपने विचार रख चुके हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रोफेसर रविकांत जी, अभी प्रेम कुमार जी थे और इनसे पहले प्रशांत टंडन जी। जरा आना चाहता हूं दीपक जी आपके पास, किस रूप में आप देखते हैं? उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्खों का सरदार कहते हैं, ऐसे बटन दबाना, कमल का बटन ऐसे दबाना, ये तो पुराना वो जुमला हो चुका है, जिसमें आप पहले शाहीन बाग पर तक करंट लगवाते हैं, उसके बाद आप ऐसे कहते हैं कि आप किसी की जान
जान ले रहे हों, इस ढंग से आप बटन दबाइए। तो ये सब जो बातें हैं, इन बातों के बीच राहुल गांधी अपनी जो बात रख रहे हैं और उसमें सामाजिक न्याय के मुद्दे को सामने ला रहे हैं। ये इस पूरे 5 राज्यों के चुनाव के निचोड़ को अगर देखा जाए तो क्या सबसे बड़ी बात यहां यही है कि सामाजिक समरसता, बराबरी को बरकरार रखा जाए और वो अगर कहीं टूटते हुए दिखाई दे रही है तो उसको फिर से जोड़ा जाए, इसको माना जाए, इस रूप में माना जाए। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। राजीव जी, इसको अगर हम यहाँ से शुरू करें कि छत्तीसगढ़ में पूरी की पूरी जितने तरह की भूपेश बघेल की योजनाएं थी, जो वादे थे, गारंटी थी, उसकी एक तरह से नकल में जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र तो तैयार कर लिया, लेकिन 2 मुद्दे ऐसे थे जिसके बारे में उसने कंपटीशन में न जाना ही उचित समझा भारतीय जनता पार्टी ने। वो 2 चीजें हैं, किसानों की कर्ज माफी और दूसरा जातिगत जनगणना। उसका कारण ये है कि ये दोनों मुद्दे सीधे सीधे जो है सामाजिक न्याय से जुड़े हुए हैं और सामाजिक न्याय का इतिहास जो है वो देखिए कहाँ से शुरू होता है भारतीय लोकतंत्र में। वो पूरा का पूरा सही मायने में कहा जाए तो नेहरू परिवार से ही शुरू होता है। गांधी जी ने जिस जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट को पढ़ने के बाद ये जाना कि सर्वोदय इस समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक आपको समाज के विकास का लाभ पहुंचाना है, उसको पूरा का पूरा डिराइव किया नेहरू ने। नेहरू की सारी पंचवर्षीय योजनाएं हो, चाहे कल कारखाने हो, चाहे भाखड़ा नंगल डैम हो, जितने भी तरह के उद्योग धंधे उन्होंने शुरू किए सरकारी कंपनियों के जरिए, उसके पीछे मूल मुद्दा यही था कि सामाजिक न्याय मिले, लोग उसमें नौकरियां करें, लोगों को सस्ता माल मिले, सब कुछ सामाजिक न्याय। दूसरे बात, शास्त्री जी का हम उल्लेख थोड़ा सा इससे करते हैं कि उनके पास बहुत कम समय मिला, लेकिन जब इंदिरा गांधी आई तो इंदिरा गांधी ने भी उसी को आगे बढ़ाया। गरीबी हटाओ का उनका जो नारा है वो सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नारा है। फिर आपातकाल के दौरान उन्होंने 20 पॉइंट्स प्रोग्राम दिए। 20 पॉइंट प्रोग्राम क्या था? वही सामाजिक न्याय का ही एक पूरा का पूरा पैकेज था। दुर्भाग्य से वो पूरा का पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अगर वो हो सकता ठीक ठाक तो शायद भारत जो है आज कम से कम 20-25 साल पहले जो है अच्छी खासी और तरक्की कर सकता था। खैर, उसके बाद थोड़ा सा उसके बाद आए राजीव गांधी जब एक नए परिवेश में आए, एक नए तरह का उनका व्यक्तित्व था, विदेश से पढ़े हुए, एक ऐसा लगता था कि बहुत ही आधुनिक थे, तो लोगों को लगा कि ये शायद सामाजिक न्याय की चीजों को नहीं समझ पाते। लेकिन देखिए उन्होंने जो डिजिटल इंडिया किया, पंचायती राज लेके आए, यहाँ तक कि नवोदय स्कूल जैसी परिकल्पना देखिए, वो क्या था? वो सामाजिक न्याय के आधुनिक संदर्भों में ही वो एक नई चीजें थी। ये भी उन्होंने समाज को दिया, भारत को दिया था। तो ये नहीं कह सकते आप कि राजीव गांधी जो है उसको उन्होंने कोई हट गए। उसके बाद आप देखिए पीवी नरसिंह राव जब आए, उस समय देख जो वेस्टर्न बेस्ड जो एक इकोनॉमी थी वो इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, उनके अपने कंपल्शन थे, उनके पास वैसी बहुमत की सरकार भी नहीं थी, तो बहुत सारी चीजों के बीच उन्होंने रास्ता बनाया, तो उन्हें तो वो मौका नहीं मिला। लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के आने के समय तक न केवल ग्लोबल इकोनॉमी एस्टेब्लिश हो चुकी थी, बल्कि 1-2 बड़ी मंदी को भी वो देख चुकी थी 2008 की। उन सबके बीच में देखिए किस तरीके से कांग्रेस ने फिर से उस सामाजिक न्याय को इंट्रोड्यूस किया नए तरीके से। जो राइट टू फूड, वो कितना बड़ा काम था उनका। इस चीज को देखिए कि हालांकि उस समय तक नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री नहीं था, लेकिन उस पर कंट्रोल किसका था? उस पर कंट्रोल सोनिया गांधी जैसी का था। तो वो सामाजिक न्याय की दिशा से कांग्रेस को और अपनी सरकार को कभी भी उन्होंने भटकने नहीं दिया। अब यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा जो है, मूर्खों का सरदार क्यों कहा जा रहा है हमारे मोदी जी द्वारा राहुल गांधी को, क्योंकि अब की अवधारणा ये है, और इस अवधारणा को दुर्भाग्य से बहुत दूर तक फैला दिया गया है कि किसानों को किसानों की कर्ज माफी, बड़ा हुआ एमएसपी, ये सारी चीजें जो है ये मूर्खतापूर्ण काम ऐसे माने जाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे जाए तो इसको खैरात, मुफ्तखोरी और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। तो ये जो इसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज को जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, जिसका विरोध कर रहा है, और राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जब कह रहा है कि आप अदानी की सेवा कर रहे हैं जबकि आपको गरीबों की सेवा करनी चाहिए, तो इसलिए उसको मूर्खों का सरदार कह के उसकी अवमानना इसलिए की जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कभी नहीं चाहेगी कि सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है वो लोगों तक पहुंचे और वाकई इस देश के उन गरीब को, शोषितों को, वंचितों को, महिलाओं को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को कभी भी न्याय नहीं मिले, क्योंकि इसी पर उनकी जो अवधारणा है, उनके जो विचार हैं वो सारे के सारे इसी पर अवलंबित है। तो
अगर सामाजिक न्याय की अवधारणा को भारत ने समझ लिया और उसको स्वीकार कर लिया और उसके राजनीतिक दलों से डिमांड करने लगेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी बेहद संकट में आ जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सामाजिक न्याय पर नहीं, सामाजिक अन्याय पर पूरी की पूरी खड़ी हुई है। उसकी जो मुख्य मातृ संस्था है आरएसएस और इसके जितने भी 22-23 अनुषंगिक संगठन है, वो देखिए वो इसी शोषण पर ही जिंदा है और वो मान के चलते हैं कि एक बड़ा वर्ग है जो शोषण के ही लिए अभिशप्त है और थोड़े से जो हम लोग हैं सवर्ण है, 2-3 जातियां हैं और जो पैसे वाले हैं, पूंजीपति है, हमारा ही राज होगा। सामाजिक न्याय को राहुल गांधी ने लाके भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मुश्किलें खड़ी की है, इसको आप और हम शायद नहीं समझ सकते, लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी को संचालित कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि आज उनका जनता के बीच जाना बहुत मुश्किल हो गया है। राजीव जी। जनता के बीच जाना बहुत मुश्किल हो गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि सामाजिक न्याय का मुद्दा सामने है, जाति आधारित जनगणना का मामला सामने है और जिसको करके बिहार सरकार ने दिखा दिया है और कांग्रेस शासित राज्यों का ये वादा है कि वो भी ऐसा करेगी। तो अपने उन राज्यों के जो सरकारें हैं उनका वादा है, तो ऐसा अगर करती है वहाँ की सरकारें तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रेशर बनने वाला है आने वाले समय में 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार पर। लेकिन यहां तमाम हमारे साथी कह रहे हैं कि मोदी जी ये काम करेंगे, इसमें कहीं ना कहीं अभी शक या शंका मौजूद है। समझना चाहता हूं जरा अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे भी। इस बीच जरा ये भी बता दूं कि 21वां ओवर चल रहा है, उधर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच फाइनल मुकाबला वर्ल्ड कप का, और तीसरी बार क्या भारत विश्व कप को अपने हाथों में उठाएगा, ये एक बड़ा सवाल यहां पर इसलिए है क्योंकि 240 रन पर आज भारतीय टीम 50 ओवरों में सिमट गई और उसके बाद 109 रन 3 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए हैं। 21वां ओवर जो है वो प्रोग्रेस में है, प्रगति में है, शायद कमेंटेटर्स इसी ढंग से कहते हैं, तो वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन बीच बीच में ये खबरें पहुंचाते रहेंगे, आपकी निगाहें उधर टिकी हुई हैं, मैच पे होनी भी चाहिए क्योंकि ये हिंदुस्तान के, भारत के, इंडिया के गर्व की बात है अगर हम तीसरी बार जीतते हैं। नरेंद्र मोदी नाम का स्टेडियम है जो सरदार पटेल स्टेडियम कहलाता था, उस नाम को बदल दिया गया इसलिए क्योंकि उसी के बगल में, वहाँ पर ही अहमदाबाद में के बगल में आप जानते हैं कि एक बड़ी सी स्टैचू जो है वो लगा दिया गया है, एक मूर्ति लगा दी गई है सरदार पटेल की, तो उनके लिए एक जगह सुरक्षित, तो इस यहाँ पर मोदी जी के नाम पर स्टेडियम का नामकरण कर दिया गया। आप वहाँ रहिए, हम यहाँ रहेंगे और उसी यहाँ में आज मोदी जी की मौजूदगी में मैच चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, फाइनल मुकाबला 110 रन 3 विकेट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी क्या कैसे देखते हैं, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, सियासी क्रिकेट की बात कर रहा हूं। सियासी क्रिकेट तो राजीव जी, एक तो ये है कि आज जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसमें पिच पे जाकर के जो है वो फिलिस्तीन, फ्री फिलिस्तीन का जो है वो नारा लग गया। तो मोदी जी बधाई के पात्र हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम से भी अब फ्री फिलिस्तीन का नारा जो लग गया है, सारी दुनिया को संदेश ये चला गया है। तो मोदी जी इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, मोदी जी प्रशंसा के पात्र हैं, उनको बधाई बनती है और सब देश जो है वो उनको बधाई दे रहा है मोदी जी को। तो ये तो राजीव जी उस पिच की बात है जो क्रिकेट की पिच थी वहाँ थी। अब जो असली पिच राजनीति की राजीव जी, मुझे लगता है कि मोदी जी जो है वो, अब चूंकि क्रिकेट में देखता भी नहीं है, उसकी टर्मिनोलॉजी मुझको मालूम भी नहीं है कुछ ज़्यादा, लेकिन मुझको लगता है कि मोदी जी जो है वो ठीक से खेल नहीं पा रहे हैं और गेंद जो है वो उल्टी सीधी आ रही है, या मोदी जी को खेलना नहीं आता है या मोदी जी खेलना भूल गए, जो भी रहा हो, बहरहाल वो गेंदे जो है वो मोदी जी जो है वो उनको झेल नहीं पा रहे हैं, मुझको ऐसा लग रहा है। अब देखिए राहुल गांधी ने आज कहा कि मोदी जी जो है वो किसी हाल में नहीं कराएंगे जातिगत जनगणना, लेकिन मुझको लगता है कि मोदी जी जातिगत जनगणना जो है वो लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से एक दिन पहले घोषणा कर देंगे कि देश में जातिगत जनगणना होनी है, ताकि अगली सरकार जब आए वो आकर के इसको कराए। मोदी जी बहरहाल नहीं कराएंगे तो राहुल गांधी की बात सच हो जाएगी कि नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे और अगली सरकार जो आएगी वो आकर के जातिगत जनगणना कराएगी। मुझको ऐसा लगता है और हो सकता है कि ये बात आगे चल करके सही। बहरहाल राजीव, जिस तरीके से राजस्थान से और तेलंगाना से अब खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो 3 लोगों की जो टिकड़ी है, ये जिस तरीके से बहुत योजनाबद्ध तरीके से दोनों राज्यों को मथ रहे हैं, उससे अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा परेशानी में है। राहुल गांधी जिस जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं उसका दबाव राजीव जी बहुत
साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देखा जा सकता है। राजस्थान में गृह मंत्री थे हमारे अमित शाह जी, और उन्होंने लगभग जो 2.5 या 3 मिनट जो ओबीसी को लेकर के बातचीत की और राहुल गांधी का हवाला लेकर के बातचीत की। यानी ये दबाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं उस पर अब भारतीय जनता पार्टी बचाव की मुद्दा में काफी ज्यादा आ गई है। अब राहुल गांधी आज जिस तरीके से कह रहे थे कि नहीं कराएगा मोदी और ये नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि राजनीति में अगर प्रधानमंत्री नीचे गिर सकते हैं तो राहुल गांधी को भी थोड़ा सा नीचे आने में कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा आ जाना चाहिए, क्योंकि अब इतने नीचे नहीं आ सकते जितना नीचे प्रधानमंत्री जो है आ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ऊंचे ज्यादा है तो वो थोड़ा ज्यादा नीचे भी आ जाते हैं। तो दिक्कत ये है, तो अब वो बराबरी तो नहीं हो सकती है, ना ऊपर जाने में ना नीचे आने में। लेकिन राहुल गांधी जो असली बात है, वो जो बात कह रहे हैं उसका मर्म है, और वो मर्म यही है कि राहुल गांधी ने जो मार्के की बात कही वो यही कही कि आप गरीबों का जो मतलब जो नहीं मिल पा रहे हैं, गरीब जो तबाह होते जा रहे हैं। और राहुल गांधी इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि भाई जो छोटा कारोबारी है, जो छोटा काम करने वाला है, उसको लगातार जो है वो तबाह किया जा रहा है। जिस जीएसटी की राहुल गांधी बात कर रहे हैं राजीव जी, उस जीएसटी ने छोटे कारोबारियों को एक तरीके से बिल्कुल तबाह कर दिया है। और ये जीएसटी किसके लिए है? अब ये राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि अडानी के लिए जीएसटी है। मुझे लगता है कि जो छोटा कारोबारी है, जो जीएसटी जिसको देना पड़ता है, जिस तरीके से देना पड़ता है, वो इन सारी चीजों को अब समझ रहा है कि जीएसटी जो है वो किस तरीके से अडानी के फायदे के लिए है। दूसरा, जो पिछले दिनों खामोशी के साथ एक कानून बन गया कि अब जीएसटी जो पीएमएलए के अंतर्गत आ गई है, यानी अगर जीएसटी में अगर आप अपनी रिटर्न दायर करना भूल जाते हैं या आप सही रिटर्न नहीं करते हैं, तो वो भी जो है फिर वो ईडी आपके दरवाजे पे आ सकती है। अब आप अगर 100 रुपया भूल गए जीएसटी का, तो 100 रुपये भूलने वाला व्यापारी भी जो है वो 15 लाख रुपए ईडी के अधिकारियों को देने के लिए तैयार रखे। यानी लोन तो आपको मिलेगा ही नहीं, सरकार के बैंक जो है लोन देंगे ही नहीं, और कई बैंकों का मर्जर और होने जा रहा है। और अगर 100 रुपया आप जीएसटी का भूल गए जमा करना, तो मोदी जी की ईडी जो उस छोटे व्यापारी के घर पहुंच जाएगी, और जिस तरीके से राजस्थान में पकड़े गए ईडी के अधिकारी 15 लाख रुपया लेते हुए, उसी तरीके से 15 लाख रुपया वो मांगेंगे। तो ये जिस तरीके से ईडी का जाल जो है राजीव जी पहुंचाया जा रहा है नीचे स्तर तक, तो ये बहुत एक मकर जाल जो वो फैल रहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस चीज को संबोधित कर रहे हैं, और इसको जो है कायदे से थोड़ा और संबोधित करना चाहिए, ताकि जो इसकी बारीकियां हैं वो भी जनता के बीच जाए। दूसरी राजीव जी, जिस तरीके से राजस्थान में जो नीतियां लागू हुई, अशोक गहलोत की सरकार ने लागू की और राहुल गांधी ने उनका बार बार जिक्र भी किया, दूसरे राज्यों में राहुल गांधी जाते हैं तो उस मॉडल की बात भी करते हैं। दोनों मॉडल, उनके छत्तीसगढ़ मॉडल और राजस्थान मॉडल, दोनों मॉडल्स की राहुल गांधी जो बार बार बात करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से वो छत्तीसगढ़ के आत्मानंद स्कूलों की बात करते हैं, और या अंग्रेजी स्कूलों की राजस्थान की बात करते हैं, इसी तरीके से स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरीके से राजस्थान की मॉडल की बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये मॉडल जो है लोगों को काफी ज्यादा अपील कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो विभाजन का एजेंडा है वो अब पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, राजस्थान में खास तौर से। तेलंगाना में भी जिस तरीके से राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं, प्रियंका गांधी ने वहां जाकर के जिस तरीके से बातें की हैं, जिस तरीके से बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची है एक तरीके से, और आखिरी समय भी अब जो कल शामिल हुई है वो लेडी अमिताभ कहलाती हैं, विजय शांति, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता थी वहाँ तेलंगाना में, उन्होंने भी जिस तरीके से मोदी सरकार को घेरा है वहाँ शामिल हुई है। मुझे लगता है कि सारी चीजें जो वहाँ खुल करके कांग्रेस के पक्ष में जा रही हैं। चुनाव परिणाम क्या आते हैं वो 3 दिसंबर को आएगा, क्या आते हैं, लेकिन जो एक बैठ करके यहाँ तमाम चीजों पर निगाह रखते हुए जो एक आकलन किया जा सकता है, जो एक रूपरेखा जो है वो समझी जा सकती है कि चुनाव जा किस दिशा में रहा है, उससे राजीव जी यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तेलंगाना में तो कुछ बचा ही नहीं है। और वहां ये चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी, AIMIM और बीआरएस जो है वो मिलकर के वहां चुनाव लड़ रहे हैं, और किसी तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं कि भले ही कुछ हो जाए लेकिन कांग्रेस को वहां सत्ता में नहीं आने देना है, इसके लिए तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जिस तरीके से बात कर रहे हैं राजीव जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को उसका जवाब देने के लिए अब मूर्खों के सरदार से और थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी के सवालों के जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है राजीव जी। राहुल गांधी के सवालों के जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आप ये भी कह रहे थे, जो पहले प्रियंका गांधी कह चुकी हैं, राहुल गांधी कह चुके हैं, और वो भी तेलंगाना में क्या ये तीनों दल आपस में एक साथ एक दूसरे के वोट को शिफ्ट करा रहे हैं, इसकी चर्चा आज करना जरूरी है। कैसे करा रहे हैं, और वोट शिफ्ट अगर करा रहे हैं तो वहां की जनता को ये तो सोचना चाहिए कि आखिर हमारा वोट जिसको जा रहा है उसी पार्टी को जाए, शिफ्ट ना हो। स्वामी जी, कैसे देखा जाए इसको?
देखिए राजीव जी, आज भारत माता पे बहुत बात हुई, राहुल गांधी ने भी एक्सप्लेन किया। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं उसमें थोड़ा अपना पक्ष रखना चाहता हूं। जी बिल्कुल। मैं एब्स्ट्रैक्ट वे में बात कर रहा हूं, इसको मिस इंटरप्रेट ना किया जाए। आपके श्रोता दर्शकों के लिए मैं एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूं, प्रोफेसर रविकांत और प्रशांत जी और बाकी सब मित्रों के लिए भी एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूं। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि हम लोग गंगा को मां मानते हैं और अपनी नदियों को मां मानते हैं। आप विदेशों में जाइए, वो अपनी नदियों को मां नहीं मानते और उनकी नदियों का पानी इतना शुद्ध है कि आप वहां पे आचमन ही नहीं कर सकते, उस पानी को सीधा पी सकते हैं, वो इतनी साफ है। और हम भारतवासी इतने ढोंगी लोग हैं कि जिस गंगा मैया को और जिस नदियों को हम अपनी मां मानते हैं, उसका पानी इतना गंदा हम लोगों ने कर दिया है कि वो आचमन योग्य नहीं है। खैर, एक बात। दूसरी बात, एब्स्ट्रैक्ट वे में बात कर रहा हूं जी। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं नहीं, हम भारत को मां नहीं मानते, हम भारत को माशूका मानते हैं, हम भारत के माशूक हैं। अब आप थोड़ी एक एब्स्ट्रैक्ट वे में कल्पना कीजिए, जी। जब हम बच्चे होते हैं तो अगर हमें स्कूल के अंदर कोई मां और बहन के लिए कुछ कह देता, मरने मारने पे उतर जाते हैं। और जब हम वोट देने लायक स्थिति में पहुंचते हैं, 18 साल के ऊपर के होते हैं और मां और माशूका के बीच में संघर्ष होता है, तो हम माशूका के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहां तक कि मां को भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने देश को अपने माशूका की, हम उसके माशूक बन जाएं, हम उसके बिना जिंदा न रह पाएं, हम उसे इतना प्यार करें, इतना प्रेम करें। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं राजीव जी, मोदी जी बार बार कहते हैं मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। राजीव जी, अपने जीवन में और जितने यहां पैनलिस्ट बैठे हैं, हमारे जीवन में हमने सबसे बड़ी गारंटी कौन सी दी है? हम सब लोगों ने सबसे बड़ी गारंटी कौन सी दी है? हमने अपने जीवन में सबसे बड़ी दी है जब अपनी पत्नी के साथ 7 फेरे हमने लिए थे अग्नि को साक्षी मानकर। उससे बड़ी गारंटी कोई नहीं है, क्योंकि वो हमने अग्नि को साक्षी मान के गारंटी ली थी। और जो व्यक्ति अग्नि को साक्षी मानकर ली हुई गारंटी को तोड़ सकता है, वो किसी भी गारंटी को तोड़ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो तेलंगाना के अंदर हो रहा है, यह पर्दाफाश हो गया है। और जो मोदी जी ने वहां बहुत बड़ी गलती की थी, अमित शाह को उसने कवर करने की कोशिश की, जब उन्होंने वहां पे बीआरएस को यह कहने का प्रयास किया कि यह भ्रष्टाचारी पार्टी है। वास्तविकता में ओवैसी साहब को पूरी तरह से बीआरएस को जितना एक्सपोज किया, उससे ज्यादा उन्होंने वहां पर ओवैसी साहब को एक्सपोज कर दिया। ओवैसी साहब पिछले 9 साल से जिस प्रकार से सेकुलर वोटों का डिवीजन करके और इन फंडामेंटलिस्ट ताकतों की मदद कर रहे हैं, और आप देखिए जिस प्रकार की उन्होंने बातें की, और ये भक्त मीडिया ने और भक्त लोगों ने व्हाट्सएप पे उसका दुरुपयोग करके हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट किया। आज तक ओवैसी साहब पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पे कोई भी टिप्पणी करने पे, धार्मिक विद्वेष फैलाने पे कार्रवाई होती है, ओवैसी साहब पे नहीं हुई, क्योंकि ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के मौसेरे भाई हैं। और ये बात कांग्रेस ने तेलंगाना में बिल्कुल डिक्लेयर कर दी है और जनता ये समझ गई है। और क्योंकि वहां ओवैसी साहब हारेंगे, बिल्कुल कर्नाटका वाली स्थिति होगी। पूरा जहां का वहां का जो माइनॉरिटी वोट है और जो वहां का सवर्ण वोट है और जो बैकवर्ड वोट है और आदिवासी वोट है, वो पूरा कंसोलिडेट होगा। कुछ भक्त लोगों को छोड़कर 15-20% को, ये उसी प्रकार का कंसोलिडेशन होगा जैसे जेडीएस कमजोर हुई थी, वैसे बीआरएस कमजोर होगी, ओवैसी साहब कमजोर होंगे और कर्नाटक टाइप बिल्कुल इलेक्शन का रिजल्ट आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा। जी, कर्नाटक टाइप का रिजल्ट तेलंगाना में देखने को मिलेगा। और यहाँ जो सवाल, एक बहुत गंभीर सवाल जिस पर चर्चा हम कर रहे हैं कि क्या सचमुच जैसा कह रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कि वोट शिफ्ट करवाया जा रहा है, तो आखिर वोट दें तो किसको दें? और अगर ऐसा है, ये जानकारी अगर है, तो खासकर माइनॉरिटीज़ के वोट और बाकी ऐसे कुछ वोट्स हैं जिसको शिफ्ट कराने से क्या कांग्रेस पार्टी रोक सकती है इन बातों को करके? जरा समझना चाहता हूं, आप लोगों से आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास भी, और आपसे भी समझूं। और ये बात न सिर्फ वहां बल्कि दूसरे राज्यों में भी आने वाले समय में और खासकर 2024 के चुनाव में लागू हो सकती है बात। देखिए राजीव जी, ये बात मैं
पहले भी कह चुका हूं आपके ही चैनल पे कि तेलंगाना के जो राजनीतिक हालात हैं उनको बीजेपी ने बखूबी समझ लिया है कि अगर वो चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी बहुत आसान जीत वहां पर हासिल करेगी। और इसीलिए लोकसभा को लेकर के खेल हुआ है। ये सिर्फ यहीं तक मामला नहीं है, ये केवल वोट ट्रांसफर करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी जो जानकारी मुझे मिल रही है, जो पॉलिटिकल गॉसिप है, राजनीतिक गलियारों में जिसकी चर्चा होती है, वो कितनी पुख्ता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीआरएस बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी और अभी बीजेपी बीआरएस को फायदा पहुंचाएगी। इससे उनके अपने राजनीतिक हित से कांग्रेस पार्टी को वो चुनाव वहां नहीं जीतने देना चाहते इस पैंतरेबाजी से, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको समझ गई है। आज जो प्रियंका गांधी ने कहा और उस इक्वेशन को बहुत बारीकी से समझा दिया कि जो आप बीआरएस जो एआईएम को वोट कर रहे हैं वो वोट कहां जा रहा है, वो दरअसल बीआरएस को जा रहा है। और यही वजह है कि वहां पर लड़ाई जो सीधे तौर पर बीआरएस बनाम कांग्रेस है, जो सेकुलर तबका है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग हैं, जो मोदी जी को नहीं पसंद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को पस्त कर दिया है, दलितों और आदिवासियों का तो सम्मान छलनी हो गया है। राहुल गांधी ने बार बार जिस बात को रेखांकित किया कि एक बीजेपी का नेता एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब करता है, लेकिन कभी आपने बीजेपी के नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए नहीं देखा होगा। माने ये आदिवासी और दलितों को जानवर से भी ज्यादा बदतर समझते हैं। तो जो लोग बीजेपी को आज देखना नहीं चाहते वो कांग्रेस की तरफ, राहुल गांधी की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं और राहुल गांधी लगातार उनकी बात कर रहे हैं। और ये हम लोगों ने जो अभी आप दिखा रहे हैं, तेलंगाना की पहली रैली भी देखी थी जिसमें दसियों लाख लोग थे और राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वहां पर पूरे दक्षिण भारत में अद्भुत लोकप्रियता है। मैं समझता हूं कि वो जिस तरह से लगातार कैंपेन कर रहे हैं उसका असर और उसका पूरा प्रभाव तेलंगाना में भी दिखाई पड़ेगा। जो राजस्थान के बारे में कहा जा रहा था कि बीजेपी की एकमात्र उम्मीद राजस्थान है, और जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे हैं वहां चीजें बदलने लगी हैं। नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आ रहा है कि किस फील्ड पर हम खेलें। पिच कोई राहुल गांधी और तैयार कर रहे हैं और मोदी जी कोई और बैटिंग कर रहे हैं, तो वहां तो क्लीन बोल्ड होना ही है। आज तो वर्ल्ड कप का मामला है तो क्रिकेट की ही भाषा में आज लोगों से बात की जाए। मोदी जी क्या करेंगे ये नहीं समझ में आ रहा, और यहां राहुल गांधी जो छक्के पे छक्के लगा रहे हैं वो स्टेडियम के बाहर जा रहे हैं। पल्ले नहीं पड़ रहा मोदी जी के कि हम कैसे मुकाबला करें, और इसीलिए फिर आप बोलेंगे मूर्खों का सरदार। अब आपकी दिल दिमाग जबान पर कहीं कोई कंट्रोल नहीं है, तो लीजिए सुनिए ना। और प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ, इस देश ने तो वो भी दिन देखा है। और मैं सैल्यूट करता हूं जवाहरलाल नेहरू को। पार्लियामेंट के बाहर एक बुजुर्ग महिला जो लखनऊ की ही थी, मैं थोड़ा फक्र के साथ ये बात कह रहा हूं, उनका परिवार आज लखनऊ में ही रहता है। नेहरू की उन्होंने कॉलर पकड़ करके पूछा था कि जो आजादी मिल गई हमको क्या मिला। नेहरू जी ने कहा कि आपको माताजी यही मिला है कि आप मेरी कॉलर पकड़ करके, माने देश के प्रधानमंत्री की कॉलर पकड़ करके पूछ रहे हो कि हमको क्या मिला। ये है डेमोक्रेसी। यहां मोदी जी 3 बार कपड़े बदलते हैं, 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हैं। ये दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को समझते हैं क्या? इनके लिए वो वही जानवर हैं, उससे भी बदतर हैं। उनको झोंक देना है या तो वोट के रूप में तब्दील करना है या फिर दंगों में उनको फंसा देना है, उनको एक तरह से अपराधी बना देना है। लेकिन ये देश समझ गया है। मुझे लगता है कि जो हिंदुत्व की पूरी पॉलिटिक्स थी उसको आज इस देश का अवाम पूरे तरीके से जान गया है, और इसके लिए मोदी जी का शुक्रिया। अब कोई पलट करके उधर नागपुर की तरफ देखना नहीं चाहता।
वो बहुत मुट्ठी भर लोग रहेंगे। और एक जो व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने उसी महाराष्ट्र की धरती पर सावरकर को लेकर के जो बात कही थी, और बहुत हिम्मत के साथ, बड़े बड़े तो नेता होते जो सोचते कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, नहीं बोलना है, लेकिन राहुल गांधी को इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि जब देश की जनता आपके साथ खड़ी होती है तो फिर कोई भी नेता कभी किसी बात को कहने से डरता नहीं है। आज जब जनता हट रही है मोदी जी से, तो वो अपशब्दों पर उतर आए, जनता इसकी जवाब देगी। जी बिल्कुल, जनता जवाब देगी। और राहुल गांधी आप जान रहे हैं कि अपने अंदाज में भाषण दे रहे हैं, प्रियंका गांधी भी, और दोनों मिलकर के अब 2 राज्यों के चुनाव बचे हुए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम आपने देख लिया, वहां के चुनाव खत्म हो गए, लेकिन राजस्थान और तेलंगाना, इन दोनों राज्यों में जोर, पूरा का पूरा जोर जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने को हमें मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात की तेलंगाना में क्या बीजेपी, AIMIM और BRS तीनों मिले हुए हैं, क्या वोट शिफ्ट कराए जा रहे हैं? प्रशांत टंडन जी, क्या ऐसा माना जाए जैसा कह रही हैं प्रियंका गांधी? राजीव जी, ओवैसी साहब की जो राजनीति है वो सिर्फ इस बात से आप समझिए कि वो जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो किसी और को जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं। ये पार्टी बेसिकली तेलंगाना की पार्टी है, और ओवैसी साहब के पिताजी भी वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर आते थे। और तेलंगाना में जहां इनकी जन्मभूमि है, वहां ये कुल 8 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में ये 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। यही फर्क बताता है कि इनकी मंशा क्या है, राजनीति क्या है। और दूसरी बात कि जहां तक इनके वोट ट्रांसफर की बात है, मुझे नहीं लगता कि कितना हैसियत इनकी होगी कि ये वोट ट्रांसफर करा पाए, क्योंकि अगर वोट ट्रांसफर कराने की हैसियत होती तो 0.25% वोट भी इनको नहीं मिला उत्तर प्रदेश में। कर्नाटक गए, कर्नाटक में बड़ा शोर मचा इनके लिए कि कर्नाटक जो है वो इतने कैंडिडेट देंगे, उतने कैंडिडेट देंगे। इनके सभी कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई, और केवल जमानत जब्त नहीं हुई, 1% से भी कम वोट इन लोगों को इनको मिला ओवैसी साहब को। तो एक तो ओवैसी साहब की है। दूसरी बात देखिए, जो मैं पहले दौर में कह रहा था कि नरेंद्र मोदी को किस तरीके जो सामंती सोच के लोग हैं उनसे कैसा खुला समर्थन मिलता है। और अब आप इनकी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, आप इनके भी कारगुजारियां अगर आप देखिए, इनकी पुलिस, इनकी CBI, इनका ED, वो भी पुराने जमाने के सामंती लठैतों की तरह काम करते हैं। आप देखिए कौन कौन ED के घेरे में आता है, लालू यादव और उनका परिवार, अखिलेश यादव, मायावती, स्टालिन, भूपेश बघेल, हेमंत सोरेन, ये लोग किन समाजों से आते हैं और किन को ED नहीं देखती है, या CBI या पुलिस इनकी? नरेंद्र सिंह तोमर, अजय मिश्र टेनी, और अभी आप देखिए कि जब कपिल देव की चर्चा हो रही थी तो ब्रजभूषण शरण सिंह खुले घूम रहे आराम से, इतने गंभीर आरोपों के बावजूद। और पनामा पेपर से लेके और साइप्रस कॉन्फिडेंशियल तक कितने उद्योगपतियों के नाम आते हैं। अडानी साहब, उनको ED नहीं दिखेगी। ED किसको देखेगी? ED देखेगी लालू प्रसाद यादव को, भूपेश बघेल को, गोविंद सिंह डोटासरा को, यहाँ जाएगी ED, अखिलेश यादव को, मायावती को, इनके ऊपर पूरा जाल कसा जाएगा। ये है असली चेहरा मोदी साहब का, जो अपने आप को कहते हैं कि वो OBC हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं
कि ये जो सामंत, नए सामंत हैं, इन नए सामंत को मोदी साहब ताकत देते हैं और मोदी साहब को ये लोग ताकत देते हैं। इसलिए मोदी साहब राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि अगर वो कोशिश भी करेंगे तो जिन लोगों ने इनको बनाया है वो लोग ही इनकी डोर खींच लेंगे। तो ये सामंती, नए सामंती और पुराने सामंतियों के गठजोड़ के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक पहरेदार हैं उनके, और ये जातिवाद जनगणना जैसा कदम उठा नहीं सकते हैं। और राहुल गांधी ने एकदम ठीक कहा, और यही इनका असली जो चेहरा है मुखौटे के बाहर, वो यही है। राजीव जी जी बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, लेकिन इन फैक्ट्स के सामने आने से ये एक्सपोज भी तो हो रहे हैं ना। ओवैसी साहब एक्सपोज हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने चर्चा की थी केजरीवाल जी के बारे में भी, मायावती जी हैं, ऐसे कई लोग हैं जो एक्सपोज भी तो हो रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी की मदद तो कर ही रहे हैं। और अभी चूंकि चुनाव तेलंगाना में भी है और वहाँ पर एक नहीं बल्कि चार पार्टियाँ, बीजेपी, AIMIM, फिर BRS जो अभी सत्ता में है, और कांग्रेस, 4 पार्टियाँ आमने सामने की लड़ाई में BRS और कांग्रेस ज़रूर हो, लेकिन इन दोनों पार्टियों के बारे में जो कांग्रेस बात कर रही है, ये बात तो पहले से भी ओवैसी जी के बारे में जैसे बता रहे थे अभी प्रशांत टंडन जी की, उत्तर प्रदेश में 95 सीटों पर चुनाव लड़ती है AIMIM जो है वो, और वही अपने तेलंगाना में मात्र 9 सीटों पर चुनाव लड़ती है। तो अपने राज्य में आप कम और दूसरे राज्यों में जाकर उत्तर प्रदेश, बिहार और ऐसे दूसरे राज्यों में तो कहीं ना कहीं यहाँ एक्सपोज तो हो ही रहे हैं। और जब एक्सपोज हो रहे हैं तो वहाँ की जनता भी तो देख रही होगी। हम आप बात कर रहे हैं तो वोटर्स भी तो ये बात समझ रहे होंगे कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। इसको कैसे देखा जाए? आज मुझे लगता है कि थीम इंडिया ही रखते हैं, इसी थीम से आपके प्रश्न का उत्तर जो है निकल कर आता है। देखिए, राजनीति करने वाले जो नेता हैं उनके लिए तो वोटर ही सब कुछ है। तो वोटर कभी दगा नहीं करता है, वोटर ऑलवेज ईमानदार रहता है। और दगा करती है राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल के लोग, सियासत के नाम पर चाणक्य बनने के आधार पर कि हम चाणक्य हैं, कभी कुछ भी कर लेते हैं। जनता उसको वॉच करती है और समझती है। अभी उदाहरण में के तौर पर टंडन जी कह रहे थे, जैसे उत्तर प्रदेश में AIMIM 100 सीटों पर लड़ती है और खुद तेलंगाना में 9 सीटों पर लड़ती है, ये हालात हैं। लेकिन फैक्ट्स देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असर नहीं पड़ा था उत्तर प्रदेश में। उन्होंने 6 सीटें मैंने निकाल कर देखी हैं, मैं उसका नाम भी पढ़ सकता हूं, जहां पर कि समाजवादी पार्टी जितनी सीट वोटों से हारी है उससे ज्यादा वोट AIMIM लेकर आई थी। बिजनौर सीट है, नकुड़ है, कुर्सी है, शाहगंज है, सुल्तानपुर है, औराई है। ये है, मैं उसके डिटेल में भी जाना नहीं चाहता, उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत पड़े तो वो भी है अपने पास खुला हुआ है आंकड़ा। तो इन सीटों पर AIMIM ने सीधे समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन यहां प्रियंका गांधी जो बोल रही हैं वो AIMIM के ही बारे में नहीं बोल रही हैं, वो बीजेपी के बारे में बोल रही है कि वो बीजेपी अपना वोट जो है शिफ्ट कराने के दिशा में काम कर रही है। AIMIM को तो दुनिया जानती है, वो हर तरीके से हर चुनाव में ऐसा करती रही है। लेकिन कोई राष्ट्रीय पार्टी अपना वोट बैंक क्षेत्रीय पार्टी को ट्रांसफर कराए, ये राष्ट्रीय स्तर पर हार है और आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। ये थॉट आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है कि एक राष्ट्रीय पार्टी आप दूसरे राष्ट्रीय पार्टी से डर करके अपना वोट किसी को चोरी छिपे शिफ्ट कर रही है। अरे उससे अच्छा था जब केसीआर कुछ समय पहले क्या कर रहे थे, तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो बीजेपी से भी लड़ते दिख रहे थे और कांग्रेस से भी अलग खड़ा करने की, वहां भी वो मददगार होना चाहते थे बीजेपी के। तो तीसरे कोई मोर्चा भी बीजेपी के अगेंस्ट में ना बन पाए, इसके लिए वो तीसरे मोर्चे का कॉन्सेप्ट लेकर आए। वो भी चोरी छिपे एक दूसरे से उनकी साठगांठ की थी। और उस साठगांठ को वो कम से कम वो शराब घोटाला जो आया, उसमें केसीआर की बेटी का भी नाम है।
आज तक उनके घर ईडी पहुंची नहीं है। उनको भी जेल होना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग जेल में है, वो नहीं है। वो भी जो बात है, इस बात को, इस गठबंधन को, चोरी छिपे जो गठबंधन है अंदर खाने का, उसको पुष्टि कर रहा है, कि उस बात की पुष्टि कर रही है कि इनके बीच में अंदर खाने साठ है। और प्रियंका गांधी ने स्पष्ट रूप से समझा दिया कि ये तीनों एक हैं, AIMI, BRS और बीजेपी, ये तीनों एक हैं और हमेशा से इनकी प्रवृत्ति एक दूसरे की मदद करने की रही है। यही कारण है कि तेलंगाना की सियासत दो ध्रुवों में बढ़ती। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा बीजेपी का नाश हो जाएगा, तेलंगाना में खत्म हो जाएगी। दक्षिण में तो खत्म हुई, बीजेपी खत्म होगी। ये कम से कम नरेंद्र मोदी वो कॉन्सेप्ट, जब तक हम शासन में रहेंगे तब पार्टी को मजबूत रहने दो, हमारे जाते जाते बीजेपी को इस लायक मत छोड़ो कि कोई दूसरा नरेंद्र मोदी बीजेपी से आ सके। वो उस दिशा में काम कर रहे। कर्नाटक में हमने देखा, ऐसा नहीं है कि वहां पर वोट शिफ्टिंग नहीं हुई, कोशिश नहीं हुई। कांग्रेस को हराने के लिए कर्नाटक में भी वोटों की शिफ्टिंग करने की कोशिश हुई। जेडीएस और बीजेपी के बीच में तालमेल था, कई सीटों पर था, लेकिन उसके नतीजा क्या हुआ? जेडीएस साफ हो गई, बीजेपी भी को भी करारा झटका लगा। जनता ने समझ लिया कि ये दोनों एक। तो जनता समझ लेती है कि जनता के हमारे खिलाफ कौन है, इंडिया के खिलाफ कौन खड़ा है। इंडिया का मतलब मतदाता है। मतदाता अपने खिलाफ कौन खड़ा है उसको समझ लेता है और इस हिसाब से वो रिएक्ट करता है। तो इस बात को बस पहचानने और पहचानवाने की जरूरत है। इस काम को करने की ताकत कांग्रेस अर्जित कर चुकी है। वो समय गया जब पूरी साजिश हो जाती थी और कांग्रेस रिएक्ट ही नहीं कर पाती है। आज कांग्रेस उन चीजों को सामने ला रही है कि कैसे मतदाताओं को छला जा रहा है, मतदाताओं को ठगा जा रहा है, मतदाताओं से झूठ बोले जा रहे हैं, झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं। हर तरह से ठगने के जो तौर तरीके उसको बताने में कांग्रेस सफल रही है। यही कारण है कि ये जो चीज है बीजेपी को उल्टा पड़ने वाला। मैं थोड़ा सा क्रिकेट से भी जोड़ता हूं एक दो लाइन में ही, कि क्रिकेट में भी देखिए खिलाड़ी तो बिक सकता है, सट्टेबाजी करके अपनी टीम को हरा सकता है और हराया है इस देश में, हमने देखा है, दुनिया में भी हमने देखा है। लेकिन कभी दर्शक गद्दारी नहीं करते, दर्शक ईमानदार होता है, जनता ईमानदार होती है। ये जो है यही इंडिया है। इंडिया को ठगने के लिए इंडिया के नाम पर कुछ लोग आ जाते हैं जो क्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं, जो राजनीति का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनता जवाब देती है। जनता कभी बेईमान नहीं होती, वो धोखा नहीं देती, वो सीधा फैसला देती है और फैसला आएगा। इसी नोट पर अपनी बात खत्म करते। जी बिल्कुल, फैसला आएगा, लेकिन इस वक्त एक दूसरा फैसला जो भारत की टीम बहुत मुश्किलों से घिरी हुई है। 164 रन पर 3 विकेट पर 164 रन ऑस्ट्रेलिया के और 240 रनों का छोटा सा आंकड़ा अब दिखाई दे रहा है। जो टारगेट है अब वो छोटा 76 रन बनाना है ऑस्ट्रेलिया को मात्र, और ओवर्स काफ़ी बचे हुए हैं। 21 ओवर अभी है, 21 ओवर में मात्र 76 रन बनाना है ऑस्ट्रेलिया को। क्या यहाँ से मैच ऑस्ट्रेलिया से छीन सकती है भारतीय टीम? एक बड़ा सवाल है। स्वामी जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था राजीव जी, निवेदन कर लीजिए, साहब उठ के चले जाए तो अभी भी जीत सकती है। जी चलिए, सही है। और हम भी चाहते हैं कि भारत की टीम जीते, जैसे भी जीते, लेकिन जीते। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान जो कह लीजिए, लेकिन हम चाहते हैं कि जीते। और जो आप कह रहे हैं अगर उस हिसाब से भी जीत जाए तो वो निवेदन बिल्कुल लाजमी है, हम कर रहे हैं वो निवेदन जो आप कह रहे हैं। लेकिन भारत सर्वोपरि, राष्ट्रवाद सबसे ऊपर, और हम चाहते हैं कि हमारा देश जीते। तीसरी बार हम जीत की हैट्रिक लगाएं, और उस हैट्रिक के लिए अगर किसी को उठ के जाना हो तो चला जाए, जैसा आप कह रहे हैं। और आज तो आप जो ज्योतिषी मिजाज में भी हैं, आप राहु केतु से लेकर के और किसकी दिशा किधर है, कौन किसको देख रहा है, वो सब देख रहे हैं। तो उस हिसाब से आप जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे। बहरहाल इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपका, प्रशांत टंडन जी, प्रेम कुमार जी, हमारे साथी दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आपकी निगाहें भी, नज़रें भी टिकी हुई हैं उधर क्रिकेट पे और क्रिकेट से
शायद हिंदुस्तान के लिए अभी अच्छी खबर नहीं आ रही है। 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है और बनाना है मात्र और मात्र 76 रन। ये टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, 21 ओवर बाकी